नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये आज का न्यूज़पेपर है, 18 मई है आज 2023 ईस्वी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं आपके पीटी एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, किसी भी की तैयारी करते हो, आपको ये मदद करेगा ये सेशन। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में भी कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जहाँ से सवाल बनते हैं। और ध्यानपूर्वक देखिएगा, कल जो बीपीएससी का GS2 का पेपर हुआ है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायने रखता है, सबसे पहली बात तो पैनिक नहीं करना चाहिए। पहले से तय था कि पैटर्न चेंज होने के बाद थोड़ा सा आपको सवालों में परिवर्तन दिखेगा ही दिखेगा। उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। गाइडेंस वीडियो, कैसे क्या पढ़ना चाहिए, कौन से किताबें पढ़ना चाहिए। आज का पेपर हो जाने दीजिए, कल परसों में आपको डिटेल वीडियो एनालिसिस मिल जाएगा उसकी चिंता मत कीजिएगा। आज निबंध का भी पेपर है, तो 2 दिन के पेपर जो GS1 GS2 देखने के बाद एक चीज़ तो पता चला कि GS1 जो है वो थोड़ा सा आपको आसान पड़ेगा। अगर उसका ढंग से तैयारी किया जाए तो आपको आसान पड़ेगा। GS2 इसमें दोनों पेपर में ही, GS1 GS2 में दोनों में ही GS2 में 20 सवाल करीब में लिखने थे। GS1 में अगर हम लोग DI का पोर्शन को छोड़ दें तो भी बहुत सारे सवाल लिखने थे। तो यानी कि पहला चीज़ क्या है? पहला चीज़ है कि आपके टाइम मैनेज करने की कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। लिखने की जो क्षमता है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आपको पता है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें GS पेपर में 20 सवाल रहते हैं और वहाँ कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि इसको करें ना तो दूसरे को करें। ऐसा नहीं, 20 के 20 सवाल लिखे रहते हैं, उन 20 को करना होता है। कोई और ऑप्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं, नथिंग। वहाँ पर उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि आपके ऊपर टाइम बाउंडेशन में, विद इन द लिमिटेड टाइम, आप अंडर प्रेशर कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, इसी की जांच की जाती है यूपीएससी के GS एग्जामिनेशन में। ऐसा नहीं होता है कि 20 के 20 सवाल सभी को आ रहे होते, भले वो टॉपर ही क्यों ना हो। लेकिन जब आप पर दबाव पड़ रहा है, टाइम बंधा हुआ है, तब आपके सामने अगर कोई कठिनाई आती है तो आप किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं, इसी की जांच होती है। बीपीएससी भी उसी ढर्रे पर ले जा रही है आपको कि विद इन द टाइम पीरियड, टाइम बाउंडेशन आपके लिए बांधा हुआ है 3 घंटे, उसमें आपको सवाल दे दिया है 20। उसने तो कम से कम और करके लिखा हुआ है कि एक को सॉल्व कीजिए, नहीं तो दूसरे को सॉल्व कीजिए। वो भी आप पर यही दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि आप, जब आपके ऊपर परफॉर्मेंस आपकी कैसी होती है, जब आप कठिनाई में सामना करते हो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन का सामना करते हो, तो घबरा जाते हो या सोच समझ कर लिख लेते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनको सोचकर आप लिख सकते थे आसानी से। उस पेपर को आप 2 दिन बाद देखेंगे या पेपर देने के बाद देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ था, मैं घबरा गया था या घबरा गई थी, इसलिए थोड़ा सा यहाँ मेरा परफॉर्मेंस बिगड़ गया। ये चीज़ होता है, हाँ। लेकिन मेन क्या था कि स्टैटिक पोर्शन को, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, मैं आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन ही करेंगे। स्टैटिक पोर्शन को उन्होंने कहाँ से रिलेट किया था? तो करंट अफेयर से रिलेट करके सारे सवाल पूछे हुए थे, मैक्सिमम सवाल। जो भी स्टैटिक के भी टॉपिक पूछे हुए थे, जैसे IOD जो है, इंडियन ओशन डाइपोल जो है, ये आपको 9th के NCERT मिल जाता है, ये स्टैटिक पोर्शन है। लेकिन 2022 में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, पिछले साल, वहाँ से उठा कर उन्होंने सवाल पूछ लिए। यानी कि हम लोग जो गेस कर रहे थे कि पिछले 6 महीने के मात्र करंट से पूछेगा, इसको उसने गलत साबित कर दिया GS2 के पेपर के द्वारा। और इसके घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग भी तो यही बैठे हुए थे ना कि 68वीं का पेपर आएगा तब हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से पढ़ना है। GS1 तक के पेपर में उन्होंने 6 महीने का ही करंट पूछा है, लेकिन GS2 के पेपर में उन्होंने जनवरी 2022, जून 2022, जुलाई 2022, फरवरी 2022 के करंट उठा कर पूछे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस होकर अगर आप पढ़ेंगे करंट अफेयर को, न्यूज़पेपर डिस्कशन को, एक कोई मंथली मैगजीन फॉलो करेंगे, हम सब इस पर कल बात करेंगे डिटेल में, तो इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर किया जा सकता है। पैनिक नहीं होना है, सबसे पहली बात तो यही होना चाहिए। आपसे वो चाहिए ये रहा है कि आप पैनिक होकर घबरा कर सवाल गलत कर दें। हमें वो चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। समझ में आ रही है ना चीज़ें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? ओके, चलिए पढ़ते हैं आज के न्यूज़ डिस्कशन को। और टॉपिक को कम से कम नोट कीजिएगा और उस टॉपिक को डिटेल में फिर आंसर राइटिंग करके रख लेना है। ओके, जो पीटी फैक्ट होगा वो पीटी फैक्ट होगा, और जो मेंस का टॉपिक होगा उस टॉपिक को बस नोट कर लीजिए। जैसे परमाणु, जो भारत की नीति है वो मैंने आज चर्चा करना हम लोगों को, परमाणु नीति। तो आपने क्या टॉपिक बनाना है? परमाणु नीति, और उसके बारे में हमारा अपना आंसर बना के लिख कर रख लेना है कि कौन कौन से उससे संबंधित फैक्ट हैं। लॉन्ग में आएगा तो मैं कितना लिखूंगा या लिखूंगी, शॉर्ट में आएगा तो कितना लिखूंगा या लिखूंगी, बस यही करके रखना है।
और इसको आप करते जाइए कंटिन्यूअस पूरे सब दिन, 1 साल तक आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ख़ास तौर पर नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये डिस्कशन। एनआईए का पहला है, तो एनआईए का स्थापना कब हुआ है? जब मुंबई पर अटैक हुआ था 2008 में, उसके बाद एनआईए की स्थापना किया गया। एनआईए एक्ट में 2019 में संशोधन करके विदेश में भी जांच का इसको अधिकार दिया गया है और टेरर फंडिंग वगैरह का जांच का भी अधिकार एनआईए को दिया गया है। बस यही इसमें ध्यान रखना है एनआईए की संरचना। बाकी आतंकवादी घटनाओं से जुड़े हुए सवाल आपसे नहीं पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? इसमें आपसे पूछ सकता है कि क्षेत्रवाद की जो बढ़ती भावना है वो हमारी संप्रभुता के लिए कैसे खतरा पैदा कर सकता है। मैं क्यों ये सवाल कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो है ये मूल रूप से पंजाब के इलाकों में हो रहा है। फिर से खालिस्तान जैसे क्षेत्रवादी जो हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं, बांटने का काम करते हैं, उसको बढ़ावा देने की कुछ तत्वों द्वारा कोशिश की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान वगैरह का ज़्यादा सह रहता है कि भारत में इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। जैसे नागालैंड को अलग देश बनाने की मांग, पंजाब को अलग देश बनाने की मांग, तो इस चीज़ों को बढ़ावा देने की विदेशी शक्तियों द्वारा कोशिश की जाती है। तो हमें क्या करना है? आपसे यही सवाल पूछ सकता है कि क्षेत्रवाद की भावना हमारे देश की संप्रभुता को क्या नुकसान पहुंचाती है? तो आप उसका खंडन करेंगे कि नहीं, क्षेत्रवाद की भावना जो है वो हमारे देश के संप्रभुता का नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि क्या होता है, क्षेत्रगत राजनीति होती है ऐसी, क्षेत्र के मुद्दे होते हैं ऐसे जिसको सॉल्व करना चाहिए, जिसे संघवाद ऐसी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे देश में बढ़ती हैं। आज भी खालिस्तान जैसी जो मूवमेंट हैं या वो मूवमेंट बोलने की कोशिश करते हैं, दरअसल वो आतंकवादी वाली हरकतें करते हैं, वो लोग ब्लास्ट करते हैं, हत्याएं करते हैं। तो ये सब जो है ये क्या है, ये बहुत ही छोटा तबका होता है। पंजाब से सबसे ज़्यादा लोग हमारे आर्मी में भर्ती होते हैं। भाई ये कब से हो गया कि पंजाब के लोग खालिस्तान चाहते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था, तो खालिस्तान कहाँ से कहाँ तक लेकर जाओगे? तो ये एक मूर्खता होती है जो समाज के बहुत ही छोटे से तत्वों के द्वारा किया जाता है। इससे हमारी संप्रभुता का कोई खास नुकसान नहीं होता है। क्षेत्रवाद जो है, क्षेत्रवाद ये कई अर्थों में सही भी होता है, कई अर्थों में खराब भी होता है। इसके पक्ष और विपक्ष को बस आपको लिख देना है, बाकी इसमें से ऐसा कोई सवाल नहीं निकलेगा। एनआईए के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल बोल रहा हूँ, अगला टॉपिक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। उर्वरकों पर 1.08 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी भारत सरकार। सबसे पहली चीज़ तो किसी भी चीज़ पर सब्सिडी क्यों दी जाती है भाई? आप मुझे ये बताओ। जैसे आपने सामान बनाया, एक एप्पल का आईफोन बनाया, आपने एप्पल का आईफोन बनाया, ओके, क्या ये सामान्य से सामान्य लोगों के लिए ज़रूरत की चीज़ है? क्या गरीब लोगों के लिए भी ज़रूरत की चीज़ है? नहीं। तो क्या भारत सरकार इस पर सब्सिडी देगी? नहीं। अब जैसे देखिए आपने क्या बनाया, आपने एक ऐसा उपकरण बनाया जो कृषि में अगर किसान यूज करेंगे तो उन किसानों का उत्पादन जो है वो ग्रो कर जाएगा। क्या हो रहा है? उत्पादन ग्रो कर जाएगा। आपने एक ऐसा उपकरण बनाया है, एक ऐसा खाद बनाया है, एक ऐसा ट्रैक्टर बना दिया है जिससे अगर खेत जोतेंगे या जिसका अगर उपयोग करते हैं या जिस खाद को खेत में डालेंगे तो उससे किसानों का उत्पादन बढ़ जाएगा। इसका दाम आपने रखा 5,000 रुपये। किसान 5,000 रुपये का नहीं खरीद सकते, तो भारत सरकार ने बोला कि ऐसा करो भाई, ये हमारे लोगों के लिए, हमारे किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसा करो, तुम इसको मार्केट में 2,000 रुपये में बेचो। तो ये कंपनी वाला क्या बोलेगा कि मालिक 3,000 रुपये कौन देगा? भारत सरकार बोलेगी हम तुमको 3,000 रुपये दे देंगे, तुम इसको 2,000 रुपये मार्केट में बेचो। इसी को क्या कहा जाता है सामान्य भाषा में? सब्सिडी। सब्सिडी किसानों को दिया जाता है? नहीं, इन कंपनियों को पे कर देती है भारत सरकार। जैसे पर किलो 2 रुपये का सब्सिडी दे रही है उर्वरक पर, तो वो किसको पे किया जाएगा? इन कंपनियों को पे कर देगी भारत सरकार कि मैं तुम्हें 2 रुपये दे रहा हूँ, बाकी जितना तुम्हारा कॉस्ट है वो किसान से ले लो, बाकी मैं तुम्हें अपना जो तुम्हारा फ़ायदा है वो मैं दे देता हूँ। इसी को बोलते हैं सब्सिडी। अब उर्वरक सब्सिडी दी जा रही है, इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दूसरे वेबसाइट पर जाकर। उर्वरक सब्सिडी क्या होता है? उर्वरक एक प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ होता है जिसमें नाइट्रोजन, प्राकृतिक भी हो सकता है उर्वरक, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इसको क्या कहा जाता है? NPK। इनका बैलेंस रेशियो होता है, उस रेशियो से ज़्यादा और कम अगर खेत में हो जाता है तो फसल को नुकसान पहुँचता है। ओके। रासायनिक तत्व होते हैं जो पौधे के वृद्धि और उत्पादकता में सुधार करते हैं। भारत में 3 मुख्य उर्वरक हैं, यूरिया, DAP, म्यूरेट ऑफ पोटास, MOP। आप अगर गांव घर से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि ये सब क्या होता है। उर्वरक वगैरह तो पता ही, खाद का बोलते हैं। उर्वरक सब्सिडी के बारे में, सरकार उर्वरक उत्पादकों को सब्सिडी का भुगतान करती है ताकि किसानों को बाजार दर से कम मूल्य पर उर्वरक खरीदने की अनुमति मिल सके। उर्वरक उत्पादन, आयात की लागत और किसानों द्वारा भुगतान की गई वास्तविक राशि के बीच का अंतर सरकार द्वारा वहन की जाने वाली सब्सिडी का हिस्सा होता है।
अब हमारे देश में जितनी उर्वरक की खपत है उतना उर्वरक का उत्पादन अपने देश में नहीं होता है, तो हमें बाहर से क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। और आयात हम कहाँ से करते थे, तो हम रूस से आयात करते थे, यूक्रेन से आयात करते थे। उर्वरक के उत्पादन में प्राकृतिक गैस वगैरह का बड़ा योगदान होता है, तो उसके कारण से भी हमें नुकसान हुआ, क्योंकि जब रूस यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया तो हमें उसके कारण पूरी दुनिया में ही दरअसल इसके कारण नुकसान हुआ था। ओके, और आपको ये बताना है कि बिहार में उर्वरक उत्पादन का संयंत्र किस ज़िले में लगाया गया है, किस ज़िले में मौजूद है, ये आपको बताना है मुझे। अगले पर क्या चलते हैं, यूरिया पर सब्सिडी। भारत में यूरिया सबसे अधिक उत्पादित, आयातित, खपत और भौतिक रूप से विनियमित उर्वरक है। यूरिया का खपत भी सबसे ज़्यादा है, उत्पादन भी करते हैं, आयात भी सबसे ज़्यादा है यूरिया का उर्वरक में। यह केवल कृषि उपयोग के लिए अनुदानित है, केवल और केवल कृषि के लिए ही इसका उपयोग किया जा सकता है। आगे आएगा बहुत सारा कुछ इससे रिलेटेड, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन देखिएगा अंत तक इसको। केंद्र प्रत्येक संयंत्र में उत्पादन लागत के आधार पर उर्वरक निर्माताओं को यूरिया पर सब्सिडी का भुगतान करता है और इकाइयों को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर उर्वरक बेचती है। यूरिया के एमआरपी फिलहाल इतना रुपये टन है। अगर इसमें कम ज़्यादा हो गया हो तो एग्ज़ाम देने से पहले देख कर जाना, मेंस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, पीटी में नहीं पूछेगा ये। गैर यूरिया उर्वरक पर सब्सिडी। गैर यूरिया उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य कंपनियों द्वारा नियंत्रित या तय नहीं की जाती है, लेकिन सरकार ने हाल ही में विशेष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उर्वरक के वैश्विक मूल्य में वृद्धि आने के बाद उर्वरकों को सरकारी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत शामिल कर दिया कि अब इस पर जो दाम होगा वो हम तय करेंगे। सरकार किसी भी चीज़ को अपने नियंत्रण व्यवस्था में शामिल कर सकती है और हटा भी सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिससे पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ता है। अगर उर्वरक ज़्यादा महंगा हो जाए, किसान उसको खेत में उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा कृषि जो है वो धराम से गिर जाएगा, उत्पादन गिर जाएगा, खाद्य संकट की स्थिति बन जाएगी देश में। ओके, सभी गैर यूरिया आधारित उर्वरकों को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत विनियमित किया जाता है। गैर यूरिया उर्वरक के उदाहरण डीएपी और एमओपी होता है। आपसे क्या पूछ सकता है एग्जामिनेशन पीटी में कि निम्न से कौन से गैर यूरिया उत्पादक हैं, वहाँ पर डीएपी और एमओपी ऑप्शन में दे देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। कंपनियों द्वारा डीएपी के प्रति टन निर्धारण मूल्य इतना रुपये है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। नई यूरिया नीति लाई गई थी 2015 में, इसका क्या मतलब था, ये आपसे पूछ सकता है कि नई यूरिया नीति क्या है। यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर साल यूपीएससी के पीटी में भी कृषि से जुड़े हुए 1 से 2 सवाल तो रहते ही हैं, तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल सकता है आपके एग्जामिनेशन में। स्वदेशी यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देना, यूरिया इकाइयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, भारत सरकार पर सब्सिडी के भार को युक्ति संगत बनाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं भी कुछ भी सब्सिडी दे रहे हैं। ओके, उसके बाद से क्या है, उर्वरक के क्षेत्र में एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। अब ये क्या होता है, चौंक गए होगे आप। उर्वरक विभाग ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और परमाणु खनिज निदेशालय के सहयोग से इसरो के तहत राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर रॉक फॉस्फेट का रिफ्लेक्सेज स्पेक्ट्रोस्कोपी और पृथ्वी अवलोकन डेटा का उपयोग करके संसाधन मानचित्रण पर 3 साल का पायलट अभियान शुरू किया गया था कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से हम क्या करते हैं, जिन क्षेत्रों में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका निर्धारण करके उन क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, उस पर सब्सिडी बढ़ा देंगे, सब्सिडी घटा देंगे। समझ में आ रही है चीज़ें। अगला क्या है, 2 चीज़ें और इस चीज़ से ध्यान रखिएगा। पहला क्या, नीम कोटेड यूरिया। ये क्यों बनाया गया था नीम कोटेड, मतलब जैसे यूरिया है उसके ऊपर नीम की कोटिंग कर दी हमने। ये मोदी सरकार की सबसे अच्छी पहलों में से एक थी। इसका मतलब क्या था, पहले यूरिया जो सरकार उत्पादन सब्सिडी देती थी और उसको सस्ते दाम पर बेचती थी, कंपनियां क्या करती थी, इस यूरिया को खरीद कर अपने उद्योग में काम में ले लेती थी। सब्सिडी बेकार हो रहा है, सब्सिडी तो हमने किसानों के लिए दिया है, कंपनियों के लिए थोड़ी नहीं दिया है। तो इस पर इन्होंने क्या किया, नीम का कोटेड चढ़ा दिया। अब इस यूरिया का उपयोग किसी भी फैक्ट्री कारखानों में नहीं किया जा सकता, इसका उपयोग केवल और केवल खेत में ही किया जा सकता है। और इस यूरिया का जो खेत में डाला जाएगा इसका प्रभाव भी अधिक दिनों तक रहता है, नीम कोटेड यूरिया का। दूसरा क्या है, कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया में पहली बार लिक्विड यूरिया का आविष्कार किया गया है। लिक्विड यूरिया, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, लिक्विड यूरिया का नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से आविष्कार किया गया। इससे जुड़े हुए सवाल पूछ सकता है। यूरिया का पूरा बोरा लेकर खेत में छिड़कने जाते थे हम लोग, अब क्या होगा, एक बोतल में थोड़ा सा आएगा यूरिया, उसको मिलाओ और छिड़क दो पूरे खेत में। दाम भी कम लगेगा और मिट्टी को भी नुकसान नहीं पहुँचेगा, परिवहन लागत भी नहीं पड़ेगी, और क्या है, पर्यावरण को भी नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा। तो इसको ध्यान रखना है, किसको, नीम कोटेड यूरिया को और लिक्विड यूरिया को आपको ध्यान में रखना है। ओके,
एनपीके का संतुलन क्या होता है, मैंने कुछ देर पहले रेशियो की चर्चा की थी। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम 4:2:1 में ये खेतों में पड़ने चाहिए, हमेशा इसी अनुपात में होने चाहिए ज़मीन में, तब जाके फसल का उत्पादन सबसे अच्छे तरीके से होता है। ओके, यूरिया से जुड़ी हुई बेसिक जानकारी यही है, यही अपने काम की चीज़ है। यूरिया दरअसल होता क्या है, उसका कैसे उपयोग होता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंटेज होता है, यहाँ पर देखिए 46% के करीब में नाइट्रोजन होता है। तो बस इसी की हमें जानकारी चाहिए थी, और इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। सब्सिडी के बारे में पूछेगा तो मैंने आपको समझा दिया। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या है अपने काम का, अगला न्यूज़ है ये कि एलजी को मनोनयन का अधिकार एमसीडी को कर सकता है अस्थिर। ये एलजी और दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उन दोनों के बीच विवाद चल रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब आपके मन में सबसे पहला चीज़ तो यही आना चाहिए कि बिहार के जो राज्यपाल होते हैं उनको राज्यपाल कहा जाता है। इंटरव्यू में पूछा था एक बच्चे से, जबकि दिल्ली का जो राज्यपाल होते हैं उनको उपराज्यपाल क्यों कहा जाता है। सबसे पहला चीज़ तो यही होना चाहिए, बताओ आपको पता है तो उपराज्यपाल क्यों कहा जाता है। क्योंकि दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसके मुखिया दरअसल में कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी ने क्या किया, एक उपराज्यपाल को, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, उपराज्यपाल, राज्यपाल नहीं कहा जाता है, उपराज्यपाल कहा जाता है। एक उपराज्यपाल को यहाँ पर बिठा दिया और वो क्या करते हैं, वो दिल्ली का शासन चलाते हैं। लेकिन दिल्ली चूँकि क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक विधानसभा वाला भी राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो उपराज्यपाल होंगे वो बाकी देश के उपराज्यपाल के जैसे ही क्या करेंगे, जो मुख्यमंत्री और उनका मंत्री परिषद है, मुख्यमंत्री और उनका मंत्री परिषद है, उसकी सलाह से काम करेंगे। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया था कुछ दिन पहले ही। तो इसमें हमारे लिए यही था काम का कि, और उपराज्यपाल दिल्ली सरकार में झगड़ा हो रहा है, उसको हम एक दिन डिटेल में लेक्चर में करेंगे, क्योंकि उसके बारे में आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आपको ये बताना है कमेंट करके कि दिल्ली को दिल्ली विधानसभा के रूप में कब घोषित किया गया है, वो ईयर बताना है, और वो संशोधन भी बताना है आपको, वो संशोधन भी आपको बताना है मुझे कमेंट करके देखिए, क्योंकि मैं एक बार बता चुका हूँ आपको जब हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे। तो 1991 के आसपास की चीज़ है, बस इतना बता देता हूँ मैं। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ अपने काम का है, यहाँ पर क्वाड की बैठक रद्द हो गई है। और क्वाड की बैठक कहाँ पर होने वाली थी, सिडनी में होने वाली थी, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, लेकिन इस बैठक को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं फिर भी वो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा तो करेंगे ही, लेकिन क्वाड की बैठक को रद्द कर दिया गया। हुआ क्या, यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है उसके ऊपर ऋण संकट, उसके ऊपर बहुत ही बड़ा ऋण होता है। देखिए, विकसित देश, विकासशील देश सब लेते हैं अलग अलग जगहों से ऋण, अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, अपने देश के इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए सभी देश ऋण लेते हैं। ख़ासतौर से विकसित देश जो लेते हैं, जैसे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब देशों पर विकासशील देशों की तुलना में अधिक ऋण होता है। आपको ये आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई होती है। इनकी इतनी बड़ी जो इकोनॉमी है उसमें ऋण का योगदान काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है डॉलर संकट के कारण कि यूनाइटेड स्टेट के डिफ़ॉल्ट होने की संभावना भी बताई जा रही है। $3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का इस पर ऋण है। उस ऋण को अगर नहीं चुका पाती है यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट, वैसे तो चुका लेगी क्योंकि उसको कांग्रेस जो वहाँ की है उससे ये पारित करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही चुका सकती है। और पिछले कुछ दिनों जैसे सिलिकॉन वैली बैंक थी, और भी कुछ बैंक हैं जो डिफ़ॉल्ट घोषित हुए हैं वहाँ पर। तो अगर यूएस गवर्नमेंट अपने ऋण को नहीं चुका पाती है, ऋण के किस्तों को नहीं दे पाती है जुलाई तक, तो यूएस के डिफ़ॉल्ट होने की संभावना है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा बहुत सारे कारणों से हो रहा है, क्योंकि यूएस का अलग अलग युद्धों के कारण, इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण, रूस यूक्रेन के कारण, दुनिया में जो इकोनॉमिक मंदी आ रही है धीरे धीरे, उसके कारण, अनेकों कारणों के कारण क्या हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट में डॉलर की संकट बन रही है, ऋण की स्थिति जो है वो भयावह होती जा रही है। इसी कारण से इनका घरेलू था, इनको जाना पड़ा वापस। तो सिडनी में क्वाड देशों की बैठक नहीं हो पाएगी। हालांकि G7 की बैठक होगी। कहाँ पर होना है G7 की बैठक? तो जापान में होना है G7 की बैठक, और सिडनी में क्वाड की बैठक अब नहीं हो पाएगी। ओके, आगे पढ़ते हैं। अगला न्यूज़ क्या है?
अगला न्यूज़ है कि ये अमेरिका का ऋण वाला ही है। इसको थोड़ा सा मैं एक बार डिटेल में बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऋण जीडीपी अनुपात वगैरह नहीं पता होगा। अमेरिका पर ऋण भुगतान का खतरा मंडरा रहा है। सरकार पर जो देनदारियां हैं उनका भुगतान करने के लिए डॉलर संकट खड़ा हो गया है। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक और वित्तीय नियामक इससे निपटने के लिए वॉर रूम का आयोजन कर रहे हैं। शीघ्र बेल आउट योजना और खतरे की चेतावनी जैसे तरीके अपनाए जा रहे हैं। उसके बाद से क्या है, 20% तक इससे दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दुनिया का जो मार्केट है वो 20% तक गिर सकता है। ये बहुत ही बड़ा डाउनफॉल होता है। ऋण भुगतान के संकट पर क्या होगा। यदि अमेरिका में ऋण भुगतान का संकट आता है तो वित्तीय अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि क्रेडिट की बहुत पहुंच कम हो जाएगी। क्रेडिट की पहुंच, ऋण की पहुंच जब कम होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अमेरिका में चलती है वो सब मंद हो जाएगी और पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज के तौर पर काम करती है। वहाँ पर कुछ होगा तो उसका असर पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि जिस तरह का अमेरिका का प्रभुत्व रहा है, इस तरह की चीज़ें पहले ही शंका ज़्यादा है। इसका समाधान आसानी से वो निकाल सकते हैं और निकाल लेंगे भी। ओके, क्या है, इससे अमेरिका और डॉलर की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। सोचिए अगर अमेरिका डिफ़ॉल्ट होगा तो उसकी जो डॉलर है उसकी प्रतिष्ठा कहाँ पर जाएगी। डॉलर को छोड़कर बहुत सारे देश पैसे, रुपए, चीनी रुपए, इन सब में जब व्यापार करने की सोच रहे। इस पर एक वीडियो मौजूद है, आप उसको जाकर देखिएगा GS2 के लेक्चर में। सवाल वहाँ से आ सकता है। इससे पहले 1930 के दशक में अमेरिका में आई वैश्विक मंदी का कारण बनी थी इसी तरह का। 1930 याद कीजिए क्या समय था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला था कुछ सालों में। तो ये पूरे दुनिया में ही आर्थिक मंदी का दौर था। अब बोल रहे हैं कि समाधान क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी सरकार डॉलर का इंतजाम नहीं कर सकती, इसके लिए व्यवस्था हो सकता है। सरकार को कर्ज लेना होगा, यानी कर्ज की तारीख बढ़ानी होगी। इसके लिए अमेरिकी सरकार को संसद से मंजूरी चाहिए, लेकिन वहाँ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन खेमा अड्डा बना हुआ है। पहले उनकी शर्तें मानी जाए। अगर दोनों पक्षों में सुलह नहीं हुई तो जून की शुरुआत में अमेरिका ऋण भुगतान संकट में फंस सकता है। जो उसके ऊपर ऋण है उसकी अदायगी नहीं कर पाएगा, उसके किस्तों की अदायगी नहीं कर पाएगा, तो ऋण संकट जो है उसमें फंस जाएगा अमेरिका। किसको बात कर रहे हैं हम लोग, दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं। अगला न्यूज़ जो है ये आपके पीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीटी में यहाँ से फैक्ट पूछे जा सकते हैं। क्या है कि बेहद महत्वपूर्ण युद्ध उपकरणों के स्वदेशीकरण। उस दिन भी मैंने सिखाया था कि लड़ाई लड़ने जा रहे हो किसके बदौलत, किसी दूसरे देश से खरीदे हुए हथियार के बदौलत या अपने बदौलत। किस स्थिति में आप अच्छे कंडीशन में होंगे, जब आप अपने बदौलत युद्ध लड़ने जाएंगे। इसीलिए हम हथियारों का स्वदेशीकरण करने पर जोर दे रहे हैं। इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जहां से आपके पीटी में सवाल पूछे जा सकते हैं। उल्लेखनीय कदम उठाते हुए भारत LCA Mark II एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट समेत अपने स्वदेश निर्मित विमानों के लिए अमेरिका व फ्रांसीसी इंजन निर्माता कंपनियों के प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहा है। देखिए, इंजन अपने देश में नहीं बनती है, बड़े बड़े स्तर पर नहीं बनती। जैसे बुलेट वगैरह जो गाड़ी देखते होंगे आप, उसका भी इंजन विदेश से बन के आता है। तो इंजन का उत्पादन अपने देश में आज भी नहीं होता है। ख़ासतौर से फाइटर जेट विमानों का इंजन का तो बिल्कुल भी नहीं होता है, किसी भी स्तर पर नहीं होता। स्वदेशीकरण हम बोलते हैं, लेकिन हमें इंजन कहीं न कहीं बाहर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो जो फ्रांस और अमेरिका कंपनियां हैं उन्होंने कुछ प्रस्ताव भेजे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। उसके बाद से क्या बताया इन्होंने बताया कि अमेरिका GE414 इंजन का प्रस्ताव दे सकता है। आपसे क्या पूछ सकता है, GE414 हाल ही में चर्चा में था, ये किससे संबंधित है, जिसे LCA Mark II कार्यक्रम के लिए तय किया गया है। सरकार इसके लिए सशर्त स्वीकृति दे सकती है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी कंपनी किस स्तर तक तकनीकी हस्तांतरण करेगी। उसके बाद से अगला क्या है, सूत्रों ने बताया कि इस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी यात्रा से अंतिम दिया सकता है। अगला क्या है अपने लिए, साफरान इंजन। 5वीं और 6ठी पीढ़ी के तकनीक के साथ साफरान इंजन का प्रस्ताव एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सबसे आधुनिक संस्करण के लिए है। साफरान इंजन किससे संबंधित है, क्या रेल का इंजन है ये? नहीं, 5वीं पीढ़ी की जो 6ठी पीढ़ी की जो तकनीक होती है उससे संबंधित है ये। और सबसे आधुनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या होता है, जैसे आपने राफेल का नाम सुना होगा, लड़ने वाला एयरक्राफ्ट। ये क्या है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। 2 टर्मिनोलॉजी इसमें से आपको पता चल गया होगा, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। बाकी अपने काम का ये न्यूज़ कहाँ पर है, कल भी पेपर में पूछा गया था कि स्वदेशी तकनीक भारत में, ऐसे ही करके एक सवाल था GS2 में, तो वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में आप जिक्र करके एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं अब हम लोग। अगला क्या है,
देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सहकारी क्षेत्रों को समृद्ध करने के लिए बनेंगे 1100 नए एफपीओ बनाएगी सरकार। क्या होता है ये, इसका हिंदी होता है किसान उत्पादक संगठन, एफपीओ कहा जाता है, किसान उत्पादक संगठन। इसका ध्यान रखिएगा। क्या है ये, सरकार से सहकार से समृद्धि। सहकार का मतलब पहली बात तो क्या होता है, सहकार को दो भागों में बांटो, एक होता है सरकार प्लस प्राइवेट, इसी को क्या कहा जाता है, सहकार कहा जाता है, सहकारी कहा जाता है। जैसे अमूल सहकारी है, ओके। और सहकारिता मंत्रालय भी बनाया गया, जिसके मंत्री कौन है, तो ये अमित शाह जी ही हैं इसके मंत्री, ओके। क्या है कि सरकार सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में 1100 नए किसान उत्पादक संगठन का गठन एवं संवर्धन किया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक एफपीओ को केंद्र की ओर से 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन को एफपीओ बनाने पर प्रति यूनिट 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नए एफपीओ को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सौंप देगा। किसान कल्याण मंत्रालय जो है वो इन एफपीओ को डेवलप करवाएगा। और इन एफपीओ का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक संगठन एफपीओ है, उसमें 5000 किसान है या 500 किसान है मान लीजिए। अब इसको ऋण दिया गया तो क्या होगा, अगर ये संगठित होंगे तो इनकी ऋण लेने की कैपेसिटी, किसी उपकरण को खरीदने की कैपेसिटी, गवर्नमेंट से बार्गेनिंग करने की कैपेसिटी, उत्पादन को बढ़ाने की कैपेसिटी इनका ज़्यादा होगा। एफपीओ, ओके, ये ध्यान में रहेगा। क्या है, इसका आप उपयोग कहाँ पर करेंगे, GS2 में अगर आपसे कृषि से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो वहाँ पर इस लिखने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपसे सीधा सीधा ये भी पूछ सकता है कि एफपीओ को बनाने से क्या बेनिफिट हो सकता है, ये भी आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एफपीओ क्या होता है क्या नहीं। सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए इन कदमों से किसान प्राथमिक कृषि ऋण समिति पैक्सो की ओर से, प्राथमिक कृषि ऋण समिति क्या कहा जाता है इनको, पैक्सो की ओर से गतिशील, व्यवहारिक और वित्तीय रूप से अस्थायी बनाने में मदद मिलेगी। देश भर में अभी लगभग 13 करोड़ किसान पैक्सो से जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार के इस निर्णय से पैक्सो के अधिकारिता क्षेत्र में वृद्धि होगी। अभी तक पैक्सो के पास अल्पकालिक ऋण, बीज एवं उर्वरक आदि के वितरण का काम होता है। नई व्यवस्था के बाद पैक्सो कृषि से संबंधित आर्थिक क्रियाकलापों में भी सक्षम होगी। एफपीओ योजना में पैक्सो के एकीकरण से उन्हें कृषि उत्पादन, ध्यान रखिएगा इन सब टॉपिकों को, इनपुट, कृषि उपकरण जैसे कल्टीवेटर, टिलर, हार्वेस्टर आदि की आपूर्ति तथा प्रसंस्करण का भी जिम्मा मिल जाएगा। एफपीओ क्या होगा, कुछ नहीं है, किसानों का एक छोटा छोटा संगठन होगा जो हर राज्य में, हर ज़िले में बनाने की सरकार कोशिश करेगी। इससे क्या होगा, अगर संगठित होंगे तो इससे ये होगा, इनके खरीदने की, ऋण लेने की, इनको डेवलप करने की, उत्पादन करने की इनकी कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। एक अकेला किसान के लिए कोई ऋण भारी पड़ सकता है, लेकिन जब वो ऋण एफपीओ को दिया जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी एफपीओज को। इससे क्या होगा, क्लस्टर आधारित उद्योग भी डेवलप करने में हमें मदद मिलेगा। जैसे 10 एफपीओ हैं, हमने क्या बोला कि आप लोग ऐसा कीजिए, इस पर्टिकुलर चीज़ का उत्पादन कीजिए, और उससे जुड़े हुए हमने वहाँ पर प्रसंस्करण उद्योग लगा दिए, तो क्या होगा, एक फूड सप्लाई चेन बन जाएगा पूरा का पूरा। उत्पादन भी हो रहा है, प्रसंस्करण भी हो रहा है, आय भी बढ़ रही है उनकी। आगे अगर आप पास न्यूज़ में पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि मधुमक्खी पालन एवं मशरूम खेती जैसे उच्च आय अर्जित करने वाले कामों के लिए पैक्स सक्रिय और सक्षम होगी। केंद्र की इस पहल से पैक्सों को किसान की उपज का उचित मूल्य दिलाने में भी मदद मिलेगा। साथ ही पैक्स के व्यावसायिक गतिविधियों में भी विविधता आएगी, आय के नए और अस्थायी स्रोत भी बनेंगे। मूल रूप से एफपीओ को इसीलिए डेवलप करने की सरकार कोशिश कर रही है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ क्या है, केंद्र सरकार अब तक 50,000 से अधिक सरोवरों का कर चुकी है निर्माण। सभी का 10 जून तक भौतिक निरीक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। जो सरोवर होते हैं, तालाब होते हैं, जो ऑलरेडी थे वो भी ठीक हैं, लेकिन केंद्र सरकार क्या कर रही है, देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर का निर्माण को लेकर लक्ष्य लेकर चल रही है। अमृत जोर दिया जाता है हर चीज़ में, अमृत काल है तो इसलिए जोर देते हैं, अमृत काल पता नहीं क्या होता है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ ना कि हर ज़िले में, अगर मान लीजिए एक ज़िला है वहाँ पर 75 तालाब होंगे, तालाब का बेनिफिट सिर्फ आसपास के लोगों को नहीं मिलता है। उससे क्या होता है, भौम जल जो है, ज़मीन के अंदर जो जल है उसका रिचार्ज होता है, जल का संरक्षण होता है, एक कल्चर बन जाता है फिर वहाँ पर जल से संबंधित चीज़ों का।
अगर आप बिहार के उत्तरी भाग में आएंगे मिथिलांचल के क्षेत्र में, तो यहाँ तो हर गांव में 2-4 तालाब होते हैं, चारों तरफ तालाब ही तालाब होते हैं, इतने तालाब होते हैं। तो वही केंद्र सरकार क्या कर रही है, इस कल्चर को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। सरकार क्या सब कर रही है कि 50,000 से अधिक सरोवरों का निर्माण करा चुकी है। ये जल स्रोत अस्थायी रूप से जनता को पानी मुहैया करा सके, इसलिए सरकार ने इनकी गुणवत्ता का अंतिम जांच ब्लॉक और राज्य स्तर के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर कराने का निर्णय लिया है। इनकी गुणवत्ता की भी जांच करेंगे, अच्छी बात है। सभी राज्यों को ग्राम विकास मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सरोवरों का सोशल ऑडिट, ऑडिट का मतलब जाँच परख होता है, 10 जून तक कराने की सीमा तय किया गया है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अपने लिए क्या काम का था कि ये अमृत सरोवर क्या है कि हर जिले में कम से कम 75 ऐसे सरोवरों का निर्माण करना है। उल्लेखनीय है कि मिशन अमृत सरोवर को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 24 अप्रैल 2022 को अस्थायी जल स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। डेट भी पता चल गया, 24 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया था। ओके, और बस यही था इसमें खास तौर से, और तो अपने काम का कुछ है नहीं। बाकी कुछ काम का होगा तो उसको हम लोग, अमृत सरोवर योजना पता होना चाहिए क्या है, पता चल गया ना। आगे बढ़ते हैं। अब आज का जो आर्टिकल है अब उस पर हम लोग आ गए हैं। परमाणु नीति पर हो पुनर्विचार, भारत की परमाणु नीति क्या है, इससे जुड़े हुए स्टैटिक पोर्शन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद से दूसरा आर्टिकल है कि वैश्विक विनिर्माण हब बनने में सक्षम भारत है। इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसको आपको खुद से पढ़कर इसके नोट बनाने हैं आपको, क्योंकि इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब अभी भी हम हैं नहीं। हमारी जीडीपी में सेवा सेक्टर का योगदान 60% के आसपास में है, कृषि का योगदान 17% के आसपास में है, बाकी जो बच्चे उसी में ही 25 से 30% के बीच में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान है मात्र। इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये आपको खुद से पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा और आंकड़े हैं जिसको आपको यूज़ करना अपने आंसर राइटिंग में। बाकी मैं आपको परमाणु नीति का पढ़ा देता हूँ डिटेल में पढ़ाएंगे, मतलब डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, हमारी परमाणु नीति दरअसल है क्या, इस पर चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 1998 में पोखरण में दूसरे परमाणु परीक्षण के पश्चात भारत ने स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया। इसके साथ ही एक परमाणु नीति की आवश्यकता महसूस की गई। वर्ष 1999 परमाणु नीति का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया तथा इसके 3 वर्ष बाद अधिक समय पश्चात सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने परमाणु नीति की घोषणा कर दी। सुरक्षा पर जो कैबिनेट नीति समिति है वही परमाणु नीति की घोषणा करता है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। सुरक्षा पर जो कैबिनेट समिति होती है वही परमाणु नीति की घोषणा करती है। क्या है कि इस नीति में सुरक्षा के लिए न्यूनतम परमाणु क्षमता के विकास की गई। पहला क्या बोला इन्होंने, सुरक्षा के लिए, हम अटैक करने के लिए नहीं, हम डिफेंस करने के लिए परमाणु बम बना रहे हैं। न्यूनतम परमाणु क्षमता के विकास की बात की गई। दूसरा क्या बोला इन्होंने, दूसरा बोला कि नो फर्स्ट यूज, हम पहले उपयोग किसी पर भी नहीं करेंगे। परमाणु अस्त्र का पहले उपयोग नहीं किया जा सकेगा, लेकिन हमला होने की स्थिति में कड़ा जवाब दिया जाएगा। भारत किसी दूसरे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के खिलाफ अपने परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल कब करेगा, इसको लेकर पूर्ण स्पष्टता नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला था अपने परमाणु नीति में कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है, हम उनके खिलाफ अपने परमाणु हथियार का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। भारत का परमाणु कार्यक्रम 1974-75 में ईस्वी में हमने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 74 में पहली बार परमाणु परीक्षण किया था, 74 में। यह परीक्षण इसलिए भी आवश्यक था कि 1965 में के पश्चात ऐसे 2 परमाणु शक्ति संपन्न थे, उनको छोड़कर किसी अन्य का परमाणु क्षमता हासिल करने पर रोक लगा दी गई थी। इस भेदभावपूर्ण नीति का विरोध भारत द्वारा किया गया था कि रूस और अमेरिका बोलते थे कि हमारे पास परमाणु बम रहेगा, बाकी दुनिया में किसी के पास नहीं रहेगा। तो भारत ने हमेशा इस चीज़ का विरोध किया था, क्योंकि कुछ शक्तिशाली देशों को ही परमाणु क्षमता के योग्य माना गया, अन्य देशों पर निर्योग्यताएं थोप दी गई कि आप इसके योग्य नहीं हैं। भारत का मानना था कि यह भेदभाव समाप्त होने चाहिए, विश्व को निरस्त्रीकरण की ओर बढ़ना चाहिए, किंतु वर्ष 1968 में विभिन्न देशों पर परमाणु अप्रसार संधि NPT थोप दिया गया। NPT की बात कर लेंगे अब हम लोग। NPT क्या होता है भाई, इस संधि पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किया गया। 1970 से यह प्रभाव में आई है। NPT आपसे स्टैटिक पोर्शन में भी पूछा जा सकता है। वर्तमान में इसके 190 हस्ताक्षरकर्ता सदस्य हैं। इस संधि के अनुसार कोई भी देश न वर्तमान में न ही भविष्य में परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा। हालांकि सदस्य देशों को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की अनुमति होगी। आप परमाणु से ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन हथियार नहीं बना सकते हैं। इस संधि के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना, परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग के अधिकार को सुनिश्चित करना। लेकिन भारत उन 5 देशों में शामिल है जिसने NPT पर हस्ताक्षर कभी भी नहीं किया। क्यों नहीं किया?
क्योंकि ये भेदभावपूर्ण आधारित नीति है। भारत उन 5 देशों में शामिल है जिन्होंने या तो संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया अथवा बाद में इस संधि से बाहर हो गए। भारत के अतिरिक्त इसमें पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान शामिल हैं जिन्होंने इस पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किया। भारत का विचार है कि एनपीटी संधि भेदभावपूर्ण है, अतः इसमें शामिल होना उचित नहीं है। भारत का तर्क है कि यह संधि सिर्फ 5 शक्तियों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को परमाणु क्षमता का एकाधिकार प्रदान करती है। अन्य देश जो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है सिर्फ उन्हीं पर लागू होती है। इन्होंने बोला कि जो 5 आप देश हैं, आप 5 पर तो लागू नहीं होता एनपीटी। बाकी जो देश हैं उनको आप बोलते हो एनपीटी पर साइन करोगे, परमाणु हथियार नहीं बनाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। तो इसीलिए भारत ने क्या बोला कि हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। और 3 ऐसे देश हैं परमाणु संपन्न जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया है, पाकिस्तान, भारत और इजराइल। इन तीनों के पास परमाणु बम है, लेकिन हमने उस पर साइन नहीं किया है एनपीटी पर। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी का भी अपना नाम सुना होगा, द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। सीटीबीटी संधि सभी प्रकार के परमाणु हथियार को परीक्षण एवं उपयोग की प्रतिबंधित करती है। यह संधि जिनेवा के निरस्त्रीकरण सम्मेलन के पश्चात प्रकाश में आई थी। इस संधि पर वर्ष 1996 में हस्ताक्षर किए गए। तब तक इस संधि पर 184 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। एनपीटी और सीटीबीटी के बारे में मैंने क्लियरली बता दिया। भारत की परमाणु जो नीति है उसको भी बता दिया मैंने कि शांतिपूर्ण उपयोग करना है, रक्षा के लिए उपयोग करना है, अटैक के लिए नहीं करना है। नो फर्स्ट यूज़ है। जिनके पास परमाणु हथियार नहीं होगा उन पर भी हम उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन जिनके पास परमाणु हथियार है जैसे पाकिस्तान और चीन, तो हम उन पर कैसे उपयोग करेंगे इसकी चर्चा कहीं भी नहीं की गई। हम पहले करेंगे या बाद में करेंगे इसके लेकर अस्पष्टता है अभी भी। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। बाकी इन्होंने अपने तर्क दिए हैं। हर्ष बी पंत हैं, बहुत ही फेमस कॉलमिस्ट हैं ये। इन्होंने बहुत ही अच्छा इस पर दिया है, इसको पढ़ सकते हैं आप बैठकर। मैन्युफैक्चरिंग वाला मैंने बता दिया है कि इसको आपको पढ़ना चाहिए, यहाँ से सवाल आ सकता है। राइट टू वॉक मैं बता चुका हूँ। जल स्रोतों का संरक्षण संवर्धन, ये जल संरक्षण से संबंधित कौन कौन से उपाय करना चाहिए, क्या क्या समस्याएं हैं, उस पर केंद्रित है। इसमें कुछ खास ऐसा था नहीं अपने काम का जो आपको नहीं आता हो। अगले वाले न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो यहाँ पर अपने लिए क्या है कि यूएन ने रिपोर्ट जारी की है। देखिए, जब भी यूएन, आईएमएफ, आरबीआई ये लोग अगर रिपोर्ट जारी करते हैं, भारत सरकार का अपना रिपोर्ट जारी होता है, तो इकोनॉमी से संबंधित उसको आपको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, उसको नोट डाउन करके रखना चाहिए। घरेलू मांग मजबूत रहने से कैलेंडर वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.7% के दर से बढ़ने की उम्मीद है। भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। किसने बोला है? यूएन ने बोला है इस चीज़ का। ओके, यूएन ने कितना बोला है? 6.7%। ये बीपीएससी पीटी में भी पूछा जाएगा आपसे। बस इसमें अपने काम का यही चीज़ था। और क्या है कि घरेलू मांग जो है ना, हमारे जो घरेलू मार्केट है उसी कारण मुख्य रूप से हमारी इकोनॉमी हमेशा बढ़ती ही रहती है, कभी भी डीप में गिरती नहीं है। ये मुख्य रूप से इन्होंने बोला। यूएन के, आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के सबका रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें मुख्य रूप से यही कहते हैं वो लोग कि भारत का घरेलू मांग इतना बड़ा है, घरेलू मार्केट इतना बड़ा है कि भारत के समक्ष कभी भी बाकी इकोनॉमी को लेकर कभी भी संकट नहीं आती है। ओके, एक न्यूज़ है अपने लिए बहुत ही बड़े काम की है और इसको आप यूज़ करेंगे। ये आपसे पीटी में भी पूछा जाएगा, मेंस में भी पूछा जाएगा। और ये अंतिम न्यूज़ होगा। क्या है? ओएनडीसी, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भारत सरकार ने इसको डेवलप किया है। ओएनडीसी, जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, या और भी बहुत सारे हैं, जियो है वगैरह वगैरह। तो ये सब बड़ी कंपनियां हैं जो छोटे जो उपभोक्ता, छोटे जो दुकानदार हैं उनको नेगलेक्ट करते हैं। गांव के दुकानदार होते हैं, छोटे छोटे जो उत्पादन करने वाले दुकानदार होते हैं, उनको ये लोग नेगलेक्ट करते हैं। तो भारत सरकार ने क्या शुरू किया है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी। किसने शुरू किया है भाई? तो ओएनडीसी शुरू किया है। इसे भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग की निगरानी में बनाया गया है। ओएनडीसी क्या है? ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इस पर सभी जो दुकानदार हैं, छोटे छोटे बड़े से बड़े, अपना अपना कैटलॉग बनाकर सामान को आसानी से बेच पाएंगे। ओएनडीसी किसने शुरू किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया है। जिस तरह से ये ऑनलाइन आप शॉपिंग करने वाले देखते हैं अलग अलग ऐप, उसी प्रकार का ये भी एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये भारत के छोटे किसान और छोटे जो दुकानदार होते हैं उनको थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो देगा। थैंक यू सो मच। आज तक यहीं तक था। कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।